नमस्कार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम फॉर जेपीएससी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। प्रीवियस वीडियो में आधे के बाद से जो बनी थी उसमें साउंड संबंधित बहुत बड़ा इशू हो गया था और यह प्रॉब्लम माइक की थी। माइक की प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ दिन आपके पास नहीं आ पाया क्योंकि सटीक ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी और ये माइक आसानी से मिलते नहीं हैं। तो आज आ गई है और आज मैं आपका क्लास को कंटिन्यू करना। आज से आपकी रेगुलर क्लासेस होगी और आप लोगों को बाधा ना हो इसके चलते सभी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। चलिए, आज हम जिस संबंध में बात करेंगे या आज का सेशन जिससे होगा वह लोक प्रशासन से होगा। लोक प्रशासन से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 8 नंबर के पेपर 1 में। तो पेपर 1 में जो 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो आपको 1 नंबर का भी क्या मोल है वह आपको पता होना चाहिए। और 1 नंबर के लिए आपको 1 घंटा नहीं 1 दिन मेहनत करना पड़े तो भी आप पीछे नहीं हट सकते हैं। यहाँ तो 4 प्रश्न और 8 नंबर की बात है, लेकिन लोक प्रशासन का विषय वस्तु बहुत ज़्यादा है। तो उन विषय वस्तु से आपको 4 नंबर या 4 प्रश्न कैसे हल करना है यह भी जानना जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा क्या कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने होंगे, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं यह समझना होगा और रेगुलर कहाँ से प्रश्न आते हैं यह भी समझना होगा। हम यहाँ पर जो टॉपिक चर्चा करेंगे, मैं आपको जो बताऊंगा वह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर ही आधारित होंगे और पूरे विश्लेषण क्या हुआ है कि सिलेबस में कहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह झारखंड लोक सेवा आयोग हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो और अन्य सभी जहाँ पर भी लोक प्रशासन की परीक्षाएं होती है, उन सभी परीक्षाओं को विश्लेषण करने के बाद जो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उन चैप्टर्स का यहाँ पर क्लासेस मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और आप इस दौरान क्या करेंगे, पूरा वीडियोज को देखेंगे और जो संबंधित नोट्स होंगे उसे आप बनाने का कोशिश करेंगे, 1 लाइनर टाइप का लिख के रखेंगे और जो समझ आपके अंदर डेवलप हो रही है उस समझ को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक क्या हुआ, जो समझना है लोक प्रशासन में, इंट्रोडक्शन से एक आध प्रश्न आते हैं, मैं इंट्रोडक्शन को भी पढ़ाऊंगा, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को समझना जरूरी है। तो उन परिभाषाओं को समझने से पहले सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न आते हैं वह है लोक प्रशासन की प्रकृति और पोस्ट कॉर्ब के सिद्धांत से। लोक प्रशासन की प्रकृति और पोस्ट कॉर्ब का जो सिद्धांत है, यह दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से कई एग्जाम में जहाँ पर अगर लोक प्रशासन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाते ही हैं। इस लिहाज से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो लोक प्रशासन है दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में जाने जा रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, वह लोक प्रशासन के क्षेत्र में ही आता है। और आपका जो जब आप बीडीओ या सीओ या प्रखंड विकास पदाधिकारी या पुलिस अधीक्षक जो भी बनेंगे, पुलिस उपाधीक्षक जो भी बनेंगे, तो आपको कहीं न कहीं इन चीज़ों से पाला पड़ेगा। तो आज हम नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा करेंगे और पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत पर, यानी कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन का क्या स्कोप है और क्या नेचर है, यानी कि क्या प्रकृति है और क्या उसका स्कोप है, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन जो है यह क्या है, इसकी प्रकृति जो है वह 2 प्रकार की है और दोनों का कोई जो मुख्य कोई जिसका बोलते हैं आपका, कोई उसे पहले को मानता है, कोई दूसरे को मानता है। उन विद्वानों का भी मत को आपको जानना जरूरी होगा। तो यहाँ पर क्या है, लोक प्रशासन में
जो प्रकृति है उसमें दो प्रकार की प्रकृति है। यह समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत एक होता है और एक होता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो समग्र दृष्टिकोण क्या है और प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है, इसे जानते हैं। समग्र दृष्टिकोण कहता है कि वह सारी गतिविधियाँ जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वह सारी गतिविधियाँ जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित की जाती है, या वह सारी गतिविधियाँ जो लक्ष्य केंद्रित होती है, यानी कि लक्ष्य के ओर लेके जाती है, तो वह सारी गतिविधियाँ समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती सभी का जोग होता है। यानी कि प्रबंधन का भी इसमें रोल रहता है, तकनीशियन, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स या जो भी उस फील्ड में है उनका रोल रहता है। लिपिकीय जो क्लर्क होते हैं उनका भी रोल रहता है, और जो ग्रुप डी से लेके जो भी आपका दस्ती का काम करते हैं उनका भी रोल रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग, यानी कि डीसी से लेके निम्न वर्गीय कर्मचारी तक सभी का इसमें रोल रहता है। यह कहता है समग्र दृष्टिकोण। इसमें सभी व्यक्तियों के कार्यों के जोग को, सभी व्यक्तियों के या सभी जो डिपार्टमेंट है उनके कार्य को, जोग को इसमें लिया गया है। और इसे जो समर्थन करते हैं वह है एल.डी. वाइट और डी.मॉक। ये दो हैं जो कि इस उपागम को मानते हैं। और यह प्रश्न आपको आता है कि एल.डी. वाइट और डी.मॉक लोक प्रशासन की प्रकृति में किस दृष्टिकोण के को मानते हैं, या समग्र दृष्टिकोण के प्रणेता कौन कौन है। तो समग्र दृष्टिकोण के जो प्रणेता होंगे वह एल.डी. वाइट और डी.मॉक होंगे। इनका क्या है, प्रशासन संबंधित अभिकरण की विषय वस्तु पर निर्भर करती है, और इनका कहना है कि प्रशासन विषय वस्तु पर निर्भर करती है, ना कि लोगों को जो आपका जो मूल विषय है, यानी कि जो केंद्रित है प्रशासन, उस पर निर्भर करती है। तो उसके लिए इनका मूल टारगेट क्या है कि कोई भी लक्ष्य अगर निर्धारित होती है तो उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए, यानी कि कोई भी कार्य निर्धारित होती है तो उस कार्य को पूर्ति करने के लिए जो समस्त लोग लगते हैं उनके सभी जोग को हम इस समग्र दृष्टिकोण के अधीन रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसे आप समझें कि उन सारी गतिविधियाँ जिसका जो समावेश होता है इसमें, उसमें क्या है कि लक्ष्य टारगेटेड होगा, और इसके लिए इसमें जो प्रबंधकीय है, लिपिकीय है, या आपका टेक्नीशियन जो लगेंगे, या जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी रहेंगे, सभी के कार्यों का जोग को ही लक्ष्य बनाया जाता है। और सभी व्यक्तियों की जो गतिविधियां हैं, सभी व्यक्तियों की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के अनुसार जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है उस रिजल्ट पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। यानी कि क्या है कि यह एक क्षेत्र जो है दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है ऐसा नहीं माना जाता। सारे क्षेत्र किसी एक लक्ष्य को टारगेट करके बनाया जाता है और उसी लक्ष्य को लेके यहाँ पर चला जाता है। इसके विपरीत जो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या कहलाता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण का दोस्तों जो सबसे बड़ा उपासक है या सबसे बड़ा मानने वाला है, वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण को मानने वाला है लूथर गुलिक। इसका जो मुख्य रूप से इसमें लूथर गुलिक जी ने एक शब्द कहा है कि प्रशासन का सरोकार एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए होता है। प्रशासन का सरोकार एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए होता है, उसके साथ साथ कामों को पूरा करने का टारगेट भी होता है। यानी कि यह कहता क्या है, यह कहता है कि यह केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल होता है। इसमें लोक प्रशासन में क्लर्क का कोई रोल नहीं है, लोक प्रशासन में टेक्नीशियन का कोई रोल नहीं है, लोक प्रशासन में दस्तियों का कोई रोल नहीं है। अगर प्रबंधक चाहेगा तो उनसे यह काम करवा सकता है। और यहाँ पर जो समग्र दृष्टिकोण है और प्रबंधकीय दृष्टिकोण में, समग्र दृष्टिकोण का कहना है कि उनका जो आज्ञा दिया जाएगा वो तो उन्हें काम करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें अलग से कुछ सोचना नहीं है। प्रबंधक चाहेगा तो उनसे जो काम है वह काम लेगा और वह काम उनको करना ही चाहिए। इसके अंतर्गत जो कहा तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती इसमें शामिल नहीं होते हैं। लोक प्रशासन के जो क्षेत्र है या लोक प्रशासन की प्रकृति है, इसमें सिर्फ प्रबंधक शामिल होते हैं और इसमें वे लोगों का शामिल होने की कोई रोल नहीं है। इसका समर्थक है आपका साइमन, थॉमसन, स्मिथबर्ग और लूथर गुलिक। लूथर गुलिक इसके सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं।
और लूथर गुलिक जो है वो प्रशासन शब्द का जो सही अर्थ है उसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि उसका एक संदर्भ है और उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसने इसे लागू करना है, यानी कि किसी लक्ष्य ओरिएंटेड होगा और उसी पर लागू होना है, और इसको आप सभी को एक साथ शामिल नहीं कर सकते हैं। परंतु अगर भारत जैसे विकासशील देशों में देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 90 वर्षों से या आप आज़ादी के पहले से ही जब लोक प्रशासन का हम बात करते हैं तो उन समय से जब भारत में लोक प्रशासन आया उस टाइम से अगर देखेंगे तो लोक प्रशासन में भारत में सबसे ज़्यादा किसका रोल रहता है। एक एग्जाम्पल देके आप समझ लीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है। प्रबंधक, आप एक ऑफिस में जाते हैं, सपोज दैट आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है या आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है। अब सबसे पहले ऑफिस में जाके सीओ से मिलेंगे या ऑफिस में जाके दस्ती से मिलेंगे या क्लर्कल स्टाफ से मिलेंगे। तो आप जब ऑफिस पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रुप डी के कर्मचारी से आपको मिलना होगा, यानी कि दस्ती लोगों से मिलना होगा। वही आपको परमिट करेंगे कि इनसे मिलिए। आपको चूँकि जब वहाँ जाते हैं तो आपको ये चीज़ लगता होगा कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले दस्ती से मिलते हैं आप जाके, जो कि देखते होंगे कि ऑफिस के बाहर में एक साधारण छोटा टूल लगा के बैठे हुए रहते हैं। वो आपके संदेश को अधिकारी तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब दस्ती का बताएंगे आपको कि देखिए इसमें एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को आपको यहाँ से उसके साथ में ये कागज़ लगाना है और इन क्लर्क बाबू को हो जो बाबू है उनसे साइन करवाना है, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग चालू होता है। तो भारत में यही प्रोसेस है। और भारत का जो 90% है जो भारतीय लोक प्रशासन का 90% जो भाग है वह समग्र उपागम के अंतर्गत ही आता है। और समग्र उपागम को अगर हम बोलेंगे तो यहाँ लिपिक वर्ग से लेके बिना लिपिकीय अनुमोदन का आपका कोई कार्य नहीं होता, यानी कि लिपिक अनुमोदन करते हैं तभी साहब लोग साइन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ लिपिक को बाबू बोला जाता है, इसी संदर्भ में बाबू बोला जाता है। तो क्योंकि 90% कार्य जो होता है वह अनुमोदन पर आधारित होता है और वे अनुमोदन करते हैं तभी आपके कार्य आगे बढ़ते हैं। तो लिपिकीय अनुमोदन के बिना यहाँ काम संभव नहीं है। तो हमारे देश में अगर देखेंगे तो हमारे देश में क्या है, तो हमारे देश में समग्र दृष्टिकोण है और यहाँ हमारे बाबू लोगों का राज्य चलता है। समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत बाबुओं का राज्य चलता है। तो बाबुओं का कहने का मतलब है क्लर्कल राज्य। क्लर्क जो होते हैं वही यहाँ से आपका काम को आगे बढ़ाते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब क्या है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ का क्षेत्र है और यहाँ का विषय वस्तु है उसे पोस्ट कॉर्प और विषय वस्तु उपागम के 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पोस्ट कॉर्प जो है, पोस्ट कॉर्प यह आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके एकक लेटर जो है POSD CORB, यह जो एकक लेटर है यह सभी लेटर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सभी लेटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ लोक प्रशासन का क्षेत्र जो संबंधित है इसके उपागम की वकालत, जो पोस्ट कॉर्प की वकालत आपका लूथर गुलिक करता है। और हमारे यहाँ भी पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत लागू है, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है। चूँकि यहाँ जब देखें हम तो लूथर गुलिक ने प्रबंधकीय दृष्टिकोण को वैल्यू दिया था, परंतु उन्होंने समग्र दृष्टिकोण को वैल्यू नहीं दिया। परंतु जब पोस्ट कॉर्प में आते हैं तो सबसे बड़ा समर्थक लूथर गुलिक जी हैं। और आप देखिए कि लूथर गुलिक जी जब पोस्ट कॉर्प के सिद्धांत को समर्थन करते हैं तो पोस्ट कॉर्प में आपका सारे चीज़ आ जाते हैं, चाहे प्रबंधक हो, चाहे तकनीशियन हो, चाहे लिपिकीय हो, चाहे दस्ती हो। तो यहाँ कंट्रोवर्सी लगती है परंतु कंट्रोवर्सी है नहीं। देखिए, समझने वाली बात क्या है कि आपको जो इस सिद्धांत के जो तत्व हैं, यानी पोस्ट कॉर्प के जो सिद्धांत है, इसका प्रत्येक वर्ण है यानी कि POSD जो प्रत्येक लेटर है, प्रीवियस लेटर, उससे आपका प्रशासन का सभी तत्व को दर्शाता है, प्रशासन का सभी तत्व को दर्शाता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल के साथ में बात करूँगा। तो कैसे एग्जाम्पल लेंगे? अभी झारखंड सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है फूलो झानो आशीर्वाद योजना।
यह क्या है, तो इस योजना का जो इसमें पोस्ट कर्व कैसे काम करता है। निर्माण में तो पोस्ट कर्व बहुत आसानी से समझ में आएगा, इसमें पोस्ट कर्व कैसे काम करता है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, यहाँ पर हम लिख देते हैं फूलो झानो जो योजना है उससे संबंधित, ठीक है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो इसमें पोस्ट कर्व का सिद्धांत क्या है। झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी की कि भैया हमको एक ऐसा योजना चाहिए जिस योजना के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए और लोक प्रशासन में इसे कैसे हम लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जो पोस्ट कर्व का लेटर है वो पी है, पी यानी प्लानिंग योजना। तो सबसे पहले तो सरकार बकबक करके निकल गई कि भैया ये योजना है, परंतु उसके पीछे का जो लॉजिक है और उसके पीछे जो काम करना होगा, जो योजना बनानी होगी, वह प्लानिंग कहलाती है। तो सबसे पहले होगी प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग। अर्थात एक व्यापक ढांचे में अगर किसी चीज़ को हम करने चाह रहे हैं या किसी योजना को हम चलाने जा रहे हैं तो आवश्यक कार्यों को आपको देखना होगा कि इस प्लानिंग के तहत करना होगा कि जो लक्ष्य है वह लक्ष्य हमें पूर्ति हो जाए। तो पूरा करने के लिए इसे एक सटीक पद्धति की ज़रूरत होगी और सटीक पद्धति यानी कि प्लानिंग योजना की ज़रूरत होगी और योजना के तहत काम करेंगे तभी आपका होगा। तो यहाँ पर हमने एक योजना का नाम लिया फूलो झानो आशीर्वाद योजना। तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हमको प्लानिंग करनी होगी कि इसमें किस प्रकार से उन महिलाओं को किस प्रकार से मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे रिलेट करने का मतलब है पीसीएस। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो पीसीएस में आपको प्रॉब्लम है, आप पीसीएस की तैयारी के लायक नहीं हैं। तो रिलेट करना जरूरी है और रिलेशन सही होना चाहिए, बैठना चाहिए रिलेशन। तो जैसे हम बोले फूलो झानो योजना, तो फूलो झानो योजना का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फूलो झानो योजना जो है वह संबंधित है कहाँ की, आदिवासी जो महिलाएं हैं जो हड़िया दारू बेचती है या हड़िया शराब जिसको बोलते हैं उसे बेचती है और अपने जीविकोपार्जन करती है। तो जब प्लानिंग करेंगे हम तो पहले हमें उस योजना के बारे में जानना होगा कि हम जो योजना दे रहे हैं उससे वे संतुष्ट होंगे या नहीं। क्या उनका आय जो है, जो अभी वर्तमान में जो आय है उस आय से अधिक वह कमा लेंगे। अगर नहीं कमाएंगे तो फिर क्यों जाएंगे, आपकी योजना की ओर वो मूव नहीं करना चाहेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है ये आपको दिखाना होगा। इससे अगर फ़ायदा होता है तो आपको प्लानिंग के तहत यह बताना होगा कि देखिए आप लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावे आप जो कमाते हैं उससे ज़्यादा जो है आपका कमाई इस क्षेत्र में होगा, इज्जत है, व्यवस्था के साथ आप रहेंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो योजना हम प्लानिंग उसके लिए करेंगे। अब प्लानिंग करेंगे तो उसके बाद का जो टर्म आता है वह ऑर्गेनाइज होता है। तो आपको ऑर्गेनाइजिंग करना होगा। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, संगठित करना। प्राधिकार को क्या करना है इसमें एक औपचारिक ढांचा जो होता है उसका स्थापना करना होगा। एक औपचारिक ढांचा का स्थापना करना होगा जिसके द्वारा कार्य का जो उप विभाजन होगा उसको आपको व्यवस्थित तरीके से करना होगा और उस व्यवस्था को आपको सही ढंग से लागू करना होगा। यानी कि व्यवस्थित करना होगा, परिभाषित करना होगा और समन्वित करना होगा। व्यवस्थित करना होगा, परिभाषित करना होगा और समन्वित करना, यानी कि ऑर्गेनाइज करना होगा। इसमें क्या आएगा, आपको ऑर्गेनाइज जब करिएगा तब आपके पास डाटा होना जरूरी होगा कि जो हम योजना चला रहे हैं उस योजना के संबंधित हमारे पास कहाँ डाटा है, कितने लोग इस क्षेत्र में बसे हुए हैं, कितने लोगों को हमें रोजगार देना है, उसके लिए कितने लोगों को हमें एक सूची बनानी होगी और उस सूची को व्यवस्थित ढंग से लागू करना होगा। तो ये होता है आपका प्लानिंग। उसके बाद क्या है, स्टाफिंग, यानी कि एस फॉर स्टाफिंग, कर्मचारियों को रखना इस काम को करने के लिए। यानी कि इस योजना को चलाने के लिए हमें इस योजना के पीछे कितने लोगों को लगाना होगा, सर्वे करना होगा, सर्वेयर लगाना होगा, जो जांच करेंगे उस जांच पदाधिकारी को लगाना होगा, जो ये देखेंगे कि हमारा काम हो रहा है ठीक से या नहीं उनको लगाना होगा, जो व्यवस्था देखेंगे उन्हें लगाना होगा, जो दक्ष कर्मचारी होंगे इस क्षेत्र के उन्हें लगाना होगा। तो स्टाफिंग का, इसमें स्टाफिंग में सिर्फ वही नहीं होता है। स्टाफिंग में कहने का मतलब है इसमें भर्ती से लेकर सारी प्रक्रियाएं करनी होगी।
भर्ती करनी होगी। अगर वेल ट्रेन नहीं है तो उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी और उनके काम करने का जो माहौल है वह माहौल भी देना होगा। काम करने का माहौल का कहने का मतलब क्या है, ऐसे भी जाने। काम करने का माहौल है जो हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, आप उन मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए कार्य नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को जैसे कि आपको 180 डेज का मातृत्व अवकाश है वह आपको देनी होगी। पुरुषों को जो सीएल है, जो राज्य सरकार की जो लागू व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आपको भर्ती प्रक्रिया करनी होगी। इसी भर्ती प्रक्रिया के तहत आप जेपीएससी को देख रहे हैं या जेएसएससी को देख रहे हैं या आप जो अन्य भर्ती एजेंसियां हैं उन्हें आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्टाफिंग हो जाएगी। दूसरा है डायरेक्टिंग, यानी निर्देशित करना। उस काम को करने के लिए आपको एक्सपर्ट लोगों की आपने भर्ती कर ली। अब एक्सपर्ट लोग उसे डायरेक्ट करेंगे कि क्या निर्णय लेना पड़ेगा और किस प्रकार से आगे हमें इसे बढ़ाना होगा। तो वे निर्णय लेंगे जिस प्रकार से और जिस डायरेक्शन में वे काम करेंगे उस डायरेक्शन को आपको समझना होगा और वह जो निर्देशित करेंगे उसी के अनुसार काम करिएगा, तब आपको फल की प्राप्ति होगी। यानी कि अगर यहाँ पर हड़िया दारू को अगर रोकना है तो उसके लिए कहीं आपको कठोर कदम भी उठानी पड़ सकती है, कहीं सरल कदम भी उठानी पड़ सकती है। किसी को समझाना भी पड़ सकता है, किसी को डांटना भी पड़ सकता है। तो दोनों ही आपको व्यवस्था को लेके चलना होगा ताकि आपको किसी प्रकार का झगड़ा ना हो और किसी प्रकार का कलह कचकच ना हो और सामने आसानी से बातें समझ में आ जाएगी। और दूसरा डायरेक्टिंग का क्या रोल होगा, उन्हें अपने कर्मचारियों को भी डायरेक्ट करना होगा कि भैया आप इस प्रकार से काम करोगे तब आपका सारा चीज़ होगा। और डायरेक्टिंग करने का मतलब क्या है कि जो वो आदेश देंगे उन आदेशों का जो समायोजन होगा, उन आदेशों का एक समायोजन होना चाहिए और सही सटीक ढंग से जो है उनका जो कार्य है वह कार्य कहीं रुके नहीं और कार्य निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, इस प्रकार का डायरेक्शन होना जरूरी है। इसके पश्चात आता है कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है तालमेल करना। तो अगर कर्मचारियों के बीच में तालमेल नहीं होगा तो काम होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर बोलेंगे, डायरेक्टर बोलेंगे कि नहीं भाई ये काम करना है, आपको जाके महिलाओं को एकत्रित करना है, उन्हें समझाना है, जाके पुरुषों को एकत्रित करके समझाने लगेंगे तो नहीं बात बनेगी। तो इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग वहाँ पर जो योजना है उससे जरूरी है। और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कहाँ जरूरी है, कर्मचारियों के बीच में। जो डायरेक्टर है, जो बात बोला गया है और जो नीचे तबके का कर्मचारी है, उन सभी के बीच में आपका जो कोऑर्डिनेशन है वह बना हुआ रहना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन जब बनेगा तभी अगर काम सटीक ढंग से होगा, और सही कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से काम इधर उधर हो जाएगा, फिर वह लक्ष्य की ओर न जाके विपरीत लक्ष्य की ओर चले जाएंगे। कोऑर्डिनेटिंग के बाद आपका है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट किसको करना है, अपने से उच्चतर अधिकारियों को रिपोर्ट करना। जो काम आपको दिया गया वह काम हो रहा है, सटीक ढंग से हुआ या नहीं हुआ, इसका रिपोर्टिंग आपको वहाँ पर करना है। तो रिपोर्टिंग का कहने का मतलब सिर्फ एक तरह का नहीं, यहाँ पर तो कर्मचारियों का जो जिम्मेवारी हो गई वह रिपोर्टिंग हो गई, परंतु जो आप जांच कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु पर आपको काम करना है, उस विषय वस्तु की भी रिपोर्टिंग आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपके पास पूरी तरह से डाटा होनी चाहिए कि आप इस डाटा के तहत आप ये काम करने जा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको रिपोर्टिंग करना होगा। उसके पश्चात आता है आपका बजटिंग। इन सभी को जब देख लेंगे तो सबसे बड़ा चीज़ होता है बजटिंग। भाई इसमें कितना खर्च होगा, वेतन भत्ते कहाँ से आएंगे, और इस योजना को अगर चलाएंगे तो सरकार को कितनी राशि की ज़रूरत होगी। तो यह बजटिंग के तहत आ जाती है। और बजटिंग के तहत जो आती है उसे ही हम लास्ट में रखे हैं, इसलिए क्योंकि सारे योजनाएं कार्यक्रम बनेंगे, उसके बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस कार्य में आपका कितना खर्चा होगा। तो यानी कि पोस्ट कॉर्प का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार आपको कोई भी चीज़ नहीं छूट रही है, सारी चीज़ें इसमें लागू हो जाती हैं और सारी बातों को आपको समझना भी जरूरी हो जाता है। ये आपका पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत कहता है। तो पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत। और दूसरा जो स्कोप है वह है विषय वस्तु उपागम। विषय वस्तु उपागम जो है यह पोस्ट कॉर्प से अलग नहीं है, परंतु इसे इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि आपका लेविस मेरियम एक जो बहुत बड़े लोक प्रशासन शास्त्री हैं, जिसे उन्होंने कहा है कि देखिए लोक प्रशासन तो एक दोधारी तलवार है।
2 धारी तलवार है, अगर इसका फ़ायदा लिया जाए दोनों तरफ से तो बहुत बढ़िया है, और एक तरफ से फ़ायदा लिया जाए दूसरी तरफ से नुकसान भी हो सकती है। तो हम क्यों ना इसके साथ में एक और जो है उपागम को रखते हैं, ताकि उस उपागम के तहत पोस्ट कर्व तो रहेगा, परंतु पोस्ट कर्व के साथ भी और भी कई सिद्धांत और व्यवहार इसमें शामिल हो सकते हैं। इन लोगों का क्या कहना था कि पोस्ट कर्व उपागम वर्तमान रूप में और काफ़ी लंबे समय से स्वीकार्य बन रहा है, स्वीकार सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अभी वर्तमान परिदृश्य है और सिर्फ पोस्ट कर्व के सिद्धांत पर अगर हम ये हो जाते हैं, उन्हें आधारित हो जाते हैं या पोस्ट कर्व के ही सिद्धांत पर सिर्फ चलते हैं, तो बहुत सारी कार्य नहीं हो पाएंगे। तो इनका कहना है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें पोस्ट कर्व से हट के भी आपको संपूर्ण लोक प्रशासन को उसमें लगाना पड़ जाएगा, और जो एजेंसियां हैं प्रशासन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकृति के और कुछ अलग तथ्यों को लेके भी साथ में चलना होगा। यानी पोस्ट कर्व के अलावे भी उसमें कुछ और तथ्य जुड़ जाएंगे। पोस्ट कर्व में सिर्फ प्रशासन को देखा जाता है, पोस्ट कर्व में सिर्फ प्रशासन के अभिकरणों को देखा जाता है और उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, और हम ऐसा कुछ लाएंगे जिसमें सांगठनिक सिद्धांत और व्यवहार और उसका कर्मचारी का प्रशिक्षण सारी चीज़ें उसमें शामिल होगी। यानी कि उसके साथ ही रक्षा हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सामाजिक कल्याण हो गया, जो कि पोस्ट कर्व में नहीं है, इसे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि आपका विषय वस्तु दृष्टिकोण है या जो आपका विषय वस्तु उपागम है उसमें। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, कहने का तात्पर्य है पोस्ट कर्व ठीक है, पोस्ट कर्व आप लक्ष्य केंद्रित है, लक्ष्य केंद्रित होने के साथ साथ पोस्ट कर्व में सारी बातें हो जाती है, परंतु पोस्ट कर्व के अलावे अगर कुछ ऐसी विषय वस्तु भी आए तो भी हमारा लोक प्रशासन पीछे ना हो, इसलिए इसे जरूरी है। तो इसके लिए पोस्ट कर्व के उपागम के साथ तकनीकी निर्देशन को जोड़ा गया। तकनीकी निर्देशन को जोड़ा गया तो विषय को अगर निर्देशित सही से होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टिंग था परंतु डायरेक्टिंग के साथ तकनीकी डायरेक्टिंग नहीं था, तो तकनीकी डायरेक्टिंग होगा तब जो विषय वस्तु के जानकार है वे लोग डायरेक्ट करेंगे, तो विषय वस्तु बहुत ही बढ़िया ढंग से और सुचारू ढंग से चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो विषय वस्तु का जिसको ज्ञान है उनसे डायरेक्शन लेने का ज़रूरत है, यह कहा गया है समग्र दृष्टिकोण वाला। और जो विषय वस्तु दृष्टिकोण या विषय वस्तु उपागम जो है वह उसने कहा कि पोस्ट कर्व उपागम और विषय वस्तु उपागम एक दूसरे का विरोध कहीं नहीं करता। पोस्ट कर्व उपागम और विषय वस्तु उपागम एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का पूरक है, और एक दूसरे का पूरक होने के नाते यह जो 2 धारी तलवार है, अगर विषय वस्तु दृष्टि उपागम को लेके चलेंगे तो तलवार के जो दोनों तरफ से जैसे कैंची से हम काम लेते हैं, ऊपर से भी कटिंग नीचे से भी कटिंग, तो उस प्रकार से हम काम ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, प्लानिंग होता है तो विश्लेषणात्मक प्लानिंग होनी चाहिए, प्रशिक्षण होता है तो जो स्टाफिंग होगा तो उसको वेल प्रशिक्षित होना चाहिए, जो डायरेक्टिंग होगा तो दूसरा अगर इस प्रकार की योजनाएं आई हैं तो उसके संबंधित तुलनात्मक डायरेक्टिंग कीजिए, और जो संगठन का सिद्धांत है एक सिद्धांत निर्धारित करने के बाद इसमें काम कीजिए। तो यहाँ तक जो संबंध विषय वस्तु उपागम है और ये जो पोस्ट कर्व उपागम है, दोनों ही उपागम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों उपागम एक दूसरे को विरोध नहीं करते हैं, बल्कि दोनों उपागम, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पोस्ट कर्व सिद्धांत का और विषय वस्तु सिद्धांत किस प्रकार के हैं, आपस में विरोधी हैं, आपस में सामंजस्य बनाए हुए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यह आपस में विरोधी नहीं है, बल्कि आपस में सामंजस्य बनाए हुए वे कथन कारण टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्नों का सिलसिला है हमेशा से रहा है दोस्तों, और आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोक प्रशासन में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 नंबर, और 8 नंबर को कैसे पकड़ना है वो मैं आपको बहुत ही भली भांति से बताऊंगा। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा 2 मई को हो जाएगी। तो उसी दृष्टिकोण में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में बने रहना है और वीडियोज़ देखिए, याद कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, सारी चीज़ें कीजिए और आगे कंटिन्यू रहिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।